अर्निंग से बाहर निकल के मार्केट की पोजीशनिंग पे एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट और कुछ अर्निंग्स को देखने के बाद गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बात करने के लिए। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुरमीत जी, आज मैं जो चर्चा शुरू करूंगा एक एक करके आईटी के अर्निंग्स को और कुछ और क्रिटिकल अर्निंग्स को पकड़ के बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आए। आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस वॉल्यूम की फिगर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी। आपको क्या लग रहा है? आई मीन वो जो है, मेरे ख्याल से आपसे बात होती है किसी और से कि अब वो थोड़ा सा जो स्लो डाउन था या फिर प्रोजेक्ट नए आवंटन एग्जीक्यूशन क्लोजर टू आई थिंक वो इलेक्शन थोड़े कम हो गए थे, क्या वो पेन धीरे धीरे निकल रहा है? क्या इट्स टाइम नाउ टू पिक सीमेंट, आप कह सकते हैं क्या, जिस प्रकार के नंबर्स दिए इस बार अल्ट्राटेक ने? थोड़ा पिकअप जरूर हुआ है बीयू जी। अगर आप देखें कल एचडीएफसी बैंक की अगर आपने कॉन कॉल भी सुनी हो तो उनके सीईओ ने भी बोला कि थोड़ा सा पिकअप है बट उतना नहीं है जितना जो गैप कवर कर सके। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था बजट में। 5.5 पौने 6 लाख करोड़ ही हुआ है दिसंबर तक। तो थोड़ा पिकअप हुआ है बट उस शायद स्पीड से तो अंडर शूट करेगा ये फिगर। आई थिंक कम से कम 2 लाख करोड़ अंडर शूट करेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा प्रोविजनिंग भी रखना चाहती हो। नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है। इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस है यूएस के साथ और हमने रशिया के से काफ़ी ऑयल गैस और डिफेंस परचेज़ेज़ करी हैं। तो हो सकता है वो ट्रेड ऑफ करने के लिए कुछ उस फंड्स को यूज़ किया जाए। तो मेरे लिए बजट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो वो रोड मैप क्लियर करेगा कि कैपेक्स कितना बढ़ेगा इस बेस पे, क्योंकि 2 साल कैपेक्स में अच्छी जंप आई है। तो उससे सीमेंट का, कैपिटल गुड्स का, ओवरऑल जो एक इंफ्रा स्पेस का नज़रिया बेहतर बनेगा। स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया है। आप सीमेंट्स इंडिया देखिए 15-20% डाउन है, 8,000 प्लस लेवल पे था। सब 7,000 आ गया है। सीमेंट स्टॉक्स में करेक्शन है। बहुत सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज में भी ठीक-ठाक करेक्शन आया है, बट वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते नहीं हुए। वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हायर ज़ोन में है। तो आई थिंक बजट एक रोड मैप क्लियर करेगा। मैं थोड़ा एनर्जी, जैसे आप अब यतिन ने भी बोला, मैं एनर्जी और एनर्जी आउटले और ट्रांसमिशन को लेके ज़्यादा बुलिश हूँ। वहाँ पे मुझे लगता है और रिफॉर्म्स आएँगे। मुझे लगता है रेलवे का बजट और ज़्यादा, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को। मेरा झुकाव एनर्जी में, रेलवे में और डिफेंस कैपेक्स में ज़्यादा है अभी वर्सेस नॉर्मल रोड और उसका, क्योंकि काफ़ी अंडरशूट हुआ है और इस साल मुझे लग रहा है कि बजट अंडरशूट करेगा रोड्स में इन पर्टिकुलर और ओवरऑल जो कैपेक्स का नंबर है। हाँ, इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई यहाँ पे कि मारुति एक प्राइस हाइक लेगा और मेरे ख्याल से 1 फरवरी से ये जो नए दाम होंगे लागू होंगे और 1500 से रुपए से लेकर करीब करीब 32,000 तक, आई मीन अकॉर्डिंग एज पर द मॉडल प्राइसेस ये प्राइस होगा। करीब 1500 से, डायरेक्टर साहब मेरे को सूचित कीजिएगा, 32,500 का वो रकम थी ना? यस। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक स्पाइक आता हुआ मारुति सुजुकी 1 फरवरी से एक प्राइस हाइक ले रहा है। अमूमन जो प्राइस हाइक होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, जस्ट आई थिंक इन्फ्लुएंस, बट यस ये एक सब्सटेंशियल प्राइस हाइक है 32,500 यानी हाई मॉडल्स पे। गुरमीत, ये इस बीच एक सिंजन के नंबर्स भी आए थे, उसको भी स्क्रीन पे रखिएगा। सिंजन की पोजीशन को भी देख लेते हैं, सिंजन क्या कर रहा है। सिंजन आपके स्क्रीन पे इट्स 839, एक स्पाइक आया नंबर्स में क्योंकि जो नंबर्स थे वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे और की जो पोजीशनिंग थी वो भी काफ़ी क्रिटिकल थी। 200 डेमा से पुल बैक लेके स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद अब डे हाई पर। अच्छा गुरप्रीत, अब यहाँ पे मारुति को लेकर ही बात करते हैं। ऑटो की पोजीशनिंग काफ़ी नेगेटिव है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एमएनएम भी इस वक्त बैकफुट पे आ गया है, काफ़ी लोअर लेवल्स पे। अभी यहाँ से पोस्ट बजट मान लीजिए बाजार संभलता है, चलता है, ऑटो में लीडरशिप किसके हाथ में आती हुई नजर आ रही है? आपके टू व्हीलर सेगमेंट में या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? आपकी रीडिंग क्या कह रही है? पोजीशन कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से चलने के लिए? एमएनएम पे मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। थोड़ा करेक्शन भी आया है 3300-3400 से भी 2800-2900 के लेवल पे है। वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। ट्रैक्टर में मार्केट शेयर बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने अपवर्ड रिवाइज करी है। तो रूरल रिकवरी भी आप उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। एसयूवी में उनका मार्केट शेयर वापस से 20% की तरफ जा रहा है। उनका जो नया ईवी मॉडल है उसका बहुत अच्छा रिव्यू है। मेरे मेरे क्लाइंट हैं जो कि एमएनएम के पैन इंडिया वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। जब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी, तो मुझे लगता है ये मॉडल एक तरीके से एक्सयूवी 700 वाला काम कर सकता है, जिस जो पूरे एमएनएम को रीरेट हुआ था। और लीडरशिप बहुत अच्छी है। अनीश जी के आने के बाद एमएनएम में बहुत अच्छा टर्नअराउंड हुआ है। कैपिटल एलोकेशन बड़ा रीज़नेबल रहा है।
लॉस मेकिंग जेवीज से उन्होंने एग्जिट किया है। तो मेरा एमएनएम पे झुकाव है और थोड़ा-सा अगर आप देखिए ईवी का अगर आप पेनिट्रेशन अभी देखेंगे, हमने पिछले साल करीबन 42-43 लाख गाड़ियाँ बेची, ईवी करीबन 2 लाख था। और प्रधानमंत्री ने भी बात करी और गडकरी जी ने बोला कि ये नंबर जो है 8-10 टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये पेनिट्रेशन 15-20% पहुँचेगा अगले 5-6 साल में। जो इक्विपमेंट मेकर्स हैं ईवी के, वहाँ पे ये नंबर 15-20 टाइम्स जाएगा क्योंकि ईवी जो कार्स होती हैं वो स्मार्टर होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिजिटल अप्लायंसेस, चाहे टच स्क्रीन है और जो ओवरऑल फीचर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मेरा झुकाव थोड़ा-सा वैल्यू चेन में ज़्यादा है कि अगर ईवी अडॉप्शन और हाइब्रिड अडॉप्शन बनता है, वो कार और स्मार्टर होती हैं, कार और डिजिटली कनेक्टेड होती हैं। उसमें मेरा झुकाव वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो हम उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। उनो मिंडा हमारा बहुत पुराना होल्डिंग रहा है। अब इसमें और भी स्टॉक्स जैसे सोना बीएलडब्ल्यू है, संधार टेक्नोलॉजी है, जो टेक रिलेटेड प्लेस हैं, उनमें हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। जब थोड़ा और कन्विक्शन बनेगा तो शायद आपसे और नाम की चर्चा कर पाऊँगा। जी। गुरमुजी जी गुड आफ्टरनून। सर आपने अभी एनर्जी सेक्टर की भी बात की, लेकिन इस बार ना पीएसयू स्टॉक्स ने बड़ा सरप्राइज किया है, स्पेशली बजट से पहले जो हम रैली एक्सपेक्ट करते हैं एनर्जी सेक्टर की ही अगर बात करें, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में वो रैली दिखी नहीं बजट से पहले। इस पर आपका टेक क्या लग रहा है? अच्छी बात है अगर पोजीशनिंग लाइट है और करेक्शन आया। देखिए पीएसयूज़ में रैली भी बहुत आई है 2 साल में। हम एक्चुअली नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस हाइलाइट करते हैं। अब 2 साल का परफॉर्मेंस नहीं आप आपके अगर आप 2 साल का नंबर देखिए, कोल इंडिया का रिटर्न देखिए 2021 से 24 का, पावर ग्रिड का देखिए, एनटीपीसी का देखिए। एनटीपीसी में एनटीपीसी ग्रीन भी हाइप ऑफ हुआ है। अब ओवरऑल नंबर देखेंगे तो नंबर अच्छे हैं, अच्छे मार्केट से बेटर रिटर्न होगा। तो अच्छा है अगर पोजीशनिंग लाइट है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है। बाजार को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि एक तो कैपेक्स नंबर अंडरशूट हो रहा है और अगले साल का क्या गाइडेंस है? तो एक थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी है, इस वजह से एनटीपीसी 400 के ऊपर गया था मुझे याद है, अभी करीबन सवा ₹300। तो मुझे लगता है ये अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल है। ब्रॉडर मार्केट से आप देखिए ये सारे जो पीएसयूज़ हैं वो 12 से 16 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। तो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी और कुछ पीएसयूज़ में चेंज स्ट्रक्चरल है, स्पेशली एनर्जी स्पेस में। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ इस स्पेस को लेके, जनरेशन में भी और ट्रांसमिशन स्पेस में। लेकिन सर एक एक बहुत ही कॉमन सवाल है, बजट से पहले हम प्री बजट रैली एक्सपेक्ट करते हैं बाजार में, वो इस बार दिखी नहीं। क्या भाप के चल रहा है बाजार, बजट में कुछ बड़ा होने वाला है? हालांकि आपने थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बताई है, फिर भी सर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और देखिए, मुझे लगता है भारतीय बाज़ारों ने बजट को कई सालों से डिस्काउंट कर दिया है। 1-2 दिन का मूवमेंट आता है, अनलेस एंड अनटिल जब कैपिटल गेन टैक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आया था, तब थोड़ा-सा 1-2 दिन का रिस्पॉन्स आया था। बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाज़ारों को 1-2 दिन का आप मूवमेंट छोड़ दीजिए, अनलेस समथिंग कोई बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट लेती है। जैसे डीटीसी के बारे में चर्चा हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में चर्चा होगी, उसपे कमेंट्स लिए जाएँगे। अगर वो टैक्स सिंपलर होता है और तो ओवरऑल टैक्स जो कम आता है, क्योंकि मुझे लगता है एक हमने बजट में चर्चा भी की थी विश लिस्ट में कि अर्बन कंज्यूमर के हाथ में थोड़े फंड्स और आने चाहिए। अगर कंजम्पशन ड्राइव करता है बजट, टैक्स थोड़ा-सा कम करता है। यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स अगर 22 से 15 होता है, तो कुछ रिस्पॉन्स हमें भी देना पड़ेगा टैक्सेशन स्ट्रक्चर में क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना लो है, तो बजट शायद पॉजिटिवली सरप्राइज़ कर सकता है। ओके, इस बीच वो सिंजन के नंबर्स को जो हमने डिस्कस किया, देखिए मार्जिन्स के फ्रंट पे और कोर नंबर्स जो थे वो सिंजन के बहुत अच्छे थे। डॉक्टर साहब अगर होंगे तो एक बार फिर से फुल में फायर कीजिएगा। सिंजन रिएक्ट करता हुआ, इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, क्योंकि ये 200 EMA पे स्टॉक था और आप देखिए अब क्या स्पाइक लिया है 851.35 पे। इस पर टेक चेक ले लेते हैं। शिल्पा जी, आप सिंजन को मेरे ख्याल से कल या परसों में आप ही ने या फिर सोनी जी ने मार्क किया था। मैम टेक आपका डे हाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है सिंजिन क्योंकि फार्मा भी अच्छा कर रहा है और सिंजिन बहुत अच्छे लेवल पे है। 820, 825 इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जो बार-बार इसको वो रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे 880 के आपके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो अगर आपको थोड़ा और गिरावट भी में मिले, आप 820 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट 880 रहेगा। इसके ऊपर रह जाता है, सस्टेन करता है तो 920 से लेके 940 आपको बहुत तुरंत आ जाएँगे। सिंजन स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ डे हाई पर आता हुआ। खैर मैं आऊँगा हेल्थ केयर स्पेस पे या फिर फार्मा पे आता, लेकिन गुरमीत उससे पहले ये जो मिड कैप आईटी ने जो मूव दिया है, कोफोज को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, जिस प्रकार के इन्होंने नंबर्स दिए। इनफैक्ट कोफोज की मैनेजमेंट तो ये तक कह रही थी कि FY26 आपका इससे भी काफ़ी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और फॉर देयर मार्जिन्स एज वेल।
आपकी राय क्या कह रही है? क्या ये डिप मिड कैप आईटी को कंसिडर करने लायक है? मुझे लगता है वीर जी काफ़ी एक्चुअली ज़्यादा गिरा ही नहीं है। अगर आप परसिस्टेंट देखिए, आप कोफोर्स देखिए, तो आई थिंक मार्केट डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, अर्निंग्स अच्छा होगा तो रिवॉर्ड कर रहा है, थोड़ा भी मिस होगा तो पनिश कर रहा है। आप देखिए न्यूजेन के नंबर आए, थोड़ा-सा मिस था, ऐसे नंबर बहुत खराब नहीं थे क्योंकि लेकिन 80 पी का स्टॉक है तो उसको करीबन-करीबन ₹1700 से ₹1200 के लेवल पे आ गया। थोड़ा-सा डिले हुआ, स्पेशली जो उनका लाइसेंसिंग बिज़नेस में उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया। तो मुझे लगता है कि बाजार डिफरेंशिएट कर रहा है। कॉफोर्ज के नतीजे अच्छे आए तो बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। केपीआईटी का आपको याद होगा पिछले क्वार्टर Q2 में जब नंबर थोड़े से वीक आए थे क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, तो बाजार ने पनिश किया था। तो ये बाजार अच्छी अर्निंग्स को रिवॉर्ड करेगा और एवरेज अर्निंग्स अगर वैल्यूएशन हाई है तो रिवॉर्ड नहीं करेगा। ये हमने अब लार्ज कैप आईटी में भी देखा है। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे मैंने पहले भी बोला है आप अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस रख के क्योंकि जस्ट अर्निंग अच्छा है मत देखिए। वैल्यूएशंस अगर इन लाइन है और नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ही मार्केट रिवॉर्ड करेगा और सबसे बड़ा हेज वही है आपका। आप ओवर पे मत करिए इस मार्केट में, मार्केट बहुत ब्रूटल है। हम्म। सर ये एफएमसीजी सेक्टर पर मेरा सवाल है। एचयूएल के नंबर आए और बाजार ने, जैसा आपने कहा अभी, अगर ख़राब आए तो बाजार पनिश करेगा। पनिश किया एचयूएल को। अब डेलो के आसपास काम काज करता हुआ, सो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम में कटौती, अर्बन स्लो डाउन एक कंसर्न है। अब आने वाले में समय में और भी एफएमसीजी के सेक्टर्स के रिजल्ट आएंगे, उस पर भी खासा नज़र रहेगी। लेकिन सर एफएमसीजी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? बजट में कुछ इस स्पेस को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या, और उसको लेकर कोई स्टॉक आपके रडार पर फिलहाल इस वक्त? ओवरऑल मुझे लगता है अगर टैक्स कटौती होती है और थोड़ा रूरल इनिशिएटिव्स होते हैं तो जिनका रूरल प्रेजेंस अच्छा है वहाँ थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। एचयूएल 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और उसका रीज़न है क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा था जैसे मैंने बोला और सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है और उनकी कमेंट्री भी नेगेटिव थी। उन्होंने बोला कि कस्टमर डाउन सेल कर रहा है, ग्रामेज घटा रहा है कंजम्पशन में। और यहीं पे थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन हमने देखा है कि जहाँ थोड़े जैसे आपने देखिए ज़ोमैटो के नंबर थोड़े से जब उन्होंने ब्लिंकिट को एक वैल्यूएशन असाइन हुआ क्योंकि ब्लिंकिट ब्रेक इवन होगा। जैसे ही उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, ज़ोमैटो में करेक्शन आया 25-30% का। तो मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट को एक स्टेज पे मुझे लगता है वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। वो स्टेज अब आ रही है जब एफएमसीजी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स का इस पूरे स्पेस में 20, 25, 30% करेक्शन है, ठीक से। और एफएमसीजी स्टॉक्स रिलेटिवली सेफर हेवन माने जाते हैं। तो मेरा झुकाव होगा थोड़ा स्टैगर्ड वे में अगर बाइंग करेंगे और मैं मुझे लगता है ये स्लो डाउन जो है वो सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। आपको एक व्यू लेना पड़ेगा कि एक हम स्ट्रक्चरल स्लो डाउन में नहीं है और एक सिक्लिकल है जो कि रिवाइव होगा। तो उस नतीजे से एफएमसीजी अट्रैक्टिव लगता है। हमारे पास टाटा कंज्यूमर है पोर्टफोलियो में, ज़ोमैटो हमने गिरावट पे थोड़ा-सा लिया है। हम ट्रैवल टूरिज़्म को भी कंजम्पशन बास्केट में मानते हैं, उसमें भी और सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंटरग्लोब है और भी सारे आइडिया। हम्म, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। देखिए इस वक्त अब